ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। एबीपी रिपोर्ट में हम तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उन खबरों के बारे में हम बता देते हैं जिन्हें इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ अब बड़ा अभियान। वाराणसी की दाल मंडी में कड़ी सुरक्षा के बीच कई मकानों पर बुलडोजर चला। संभल में भी अवैध निर्माण गिराया गया। योगी बोले यूपी में अब ना तो दंगा होता है और ना ही फसाद होता है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से, जहां राज ठाकरे के एक नए बयान से पूरी सियासत गर्म है। तमिलनाडु बीजेपी के नेता अन्नामलाई को कहा रसमलाई। अन्नामलाई ने चेन्नई से पलटवार किया है इस पर। इधर ईरान में हिंसा के बीच अब तक 500 लोगों की मौत की खबर है। ट्रंप बोले ईरान के पार की रेड लाइन, सख्त विकल्पों के साथ अमेरिकी सेना तैयार है। खामेनेई का पलटवार, दूसरे तानाशाह घमंडी शासकों जैसा होगा ट्रंप का हाल। और शिमला ने बेकाबू ट्रक ने वहां मचाया कोहराम। एक के बाद एक कई गाड़ियों में भीषण टक्कर मारी। ड्राइवर के नशे में होने के आरोप लग रहे हैं, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले जयपुर से आई एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो हर माता पिता को सावधान करेगी, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जयपुर में स्कूटी लेकर गए पिता की गलती से एक 9 साल की बेटी की जान जाते जाते बच गई। ये पूरा डरावना मंजर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। राहत की बात यह रही कि बच्चे को गंभीर चोटें नहीं आई। जैसे ही युवक स्कूटी से उतरा, वैसे ही स्कूटी फुल स्पीड में दौड़ पड़ी। फिर आगे आगे स्कूटी और पीछे पीछे पिता। एक जरा सी गलती ने यहाँ डरा देने वाला हादसा करा दिया। तस्वीरों को शुरुआत से देखिए। युवक एक बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटी से उतरा, जबकि दूसरी बच्ची स्कूटी पर ही बैठी थी। जब तक पिता बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ता, स्कूटी पर बैठी बिटिया ने स्कूटी के एक्सीलरेटर को रेस दे दी। स्कूटी ऐसी भागी जैसे कोई रेसिंग कार। पिता दौड़कर बेटी के पीछे पीछे भागा। वो तो भला हो, करीब 30 मीटर आगे जाकर स्कूटी गोबर के उपलों से टकराकर गिर गई। गनीमत रही बच्ची स्कूटी के नीचे दबने से बच गई और बगल में जा गिरी। इससे बच्ची को मामूली चोटें ही आई। तुरंत स्कूल में उसे फर्स्ट एड भी मिल गया। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। ये वीडियो हर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे में कार बाइक से बाहर जाए तो इंजन बंद करेंगे और चाबी निकाल कर जाए, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। जब बेकाबू कार की टक्कर से कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। तेज रफ्तार कार ने जहां हाहाकार मचाया, वो कोई हाईवे नहीं बल्कि तंग गली है। इस दौरान जो भी उनके सामने आया, उसने उसको रौंद डाला। जैसे ही हादसा हुआ, कार में बैठे लोग मदद के लिए नहीं उतरे, बल्कि वहां से भाग खड़े हुए। भागते भागते भी उन्होंने कई लोगों को निशाना बनाया। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद जैसे ही लोग कार की तरफ दौड़े, उनको चोट पहुंचाने के लिए पहले पीछे का दरवाजा खुला, फिर आगे का दरवाजा खुलने से कार रोकने की कोशिश कर रहे लोग वहीं गिर गए। कार पीछे गई और फिर सामने की गली में घूम गई। फिर से भागते भागते कार चालक ने लोगों को रौंदने की कोशिश की और तेजी से कार लेकर फरार हो गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में भगवान राम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस बार यूपी के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने भगवान राम को समाजवादी बताया। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि श्री राम ने दूसरे राजाओं से मदद लेने की जगह वनवासियों का समर्थन दिया। विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए। वीरेंद्र सिंह ने प्रभु राम के बहाने बीजेपी पर तंज किया। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई। माता सीता को वनवास भेजवाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, वीरेंद्र सिंह मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। प्रभु राम माता सीता पर टिप्पणी करके अखिलेश यादव ने फिर से यह संदेश दिलाया है कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी वीरेंद्र सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी।
सवारी आप पीडीए बनते हो और जब ड्राइवर बनाना होता है तो आप अमर सिंह एंड कंपनी। और आज देख लो किस तरीके माता प्रसाद पांडे जी हैं। वाराणसी की दाल मंडी मार्केट में सड़क को चौड़ा करने के लिए अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, जहां संकरी गलियों को 60 फीट तक चौड़ा किया जाना है और इसी के तहत नोटिस दिए गए मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। दाल मंडी का ये रास्ता बेहद सकरा है, इससे बुलडोजर के जरिए अब चौड़ा किया जा रहा है। आज सुबह से ही प्रशासन बुलडोजर का जखीरा लेकर पहुंच गया और फिर शुरू हुआ चौड़ीकरण अभियान। कुल 184 मकानों को नोटिस दिया गया, उनमें से कुछ को आज गिरा भी दिया गया। टोटल 6 धार्मिक स्थल है। और मकान को टोटल मकान 181। बड़े बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला मकान कुछ ही देर की कोशिश में मलबा बना दिए गए। देखिए कि किस तरह से 3 मंजिले मकान पर जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं वो मकान को ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिया कि प्रभावित होने वालों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के दमोह में उधार के पैसे मांगना एक सेल्समैन को भारी पड़ गया। पैसे मांगने से दबंग भड़क गया और फिर उसने मारपीट शुरू कर दी। नाव देखा न ताव, दबंग दुकान के अंदर घुसा और उधार के पैसे मांगने वाले सेल्समैन मोहसिन पर टूट पड़ा। इसके बाद दबंग के दोस्तों ने मिलकर भी सेल्समैन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। किसी ने थप्पड़ ही थप्पड़ मारे तो किसी ने कोनी और लात। मारपीट की वजह से दुकान तो मानो कुरुक्षेत्र के मैदान में बदल पीड़ित सेल्समैन ने बताया कि कैलाश यादव के लड़कों ने उससे ऑटो पार्ट्स खरीदे थे, लेकिन जब पैसा मांगा तो उसका ये हश्र किया। ये करीब 1.5 महीने पुराना लेन देन था। जो सामान हमसे जेसीबी वगैरह का लेते रहते हैं तो उसका उधार कुछ बकाया था, उसके लिए अपन ने उनको फोन किया, उसी पे से वाद विवाद बढ़ा। मारपीट के खिलाफ सेल्समैन ने अब पुलिस में लिखित शिकायत दी है। पीड़ित की मांग है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर नापाक साजिश रची है। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अपने कई ड्रोन भेजे, लेकिन सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन पुंछ, राजौरी और सांबा में जैसे ही घुसे, भारतीय सेना ने तुरंत काउंटर अटैक किया और मशीन गनों से फायरिंग कर दी। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। सेना काल बनकर ऐसे टूटी कि सारे ड्रोन तुरंत भाग खड़े हुए। हालांकि नापाक साजिश की वजह से रात भर बॉर्डर पर हलचल रही। गोलीबारी तो इतनी हुई कि स्थानीय लोग डर के मारे सो तक नहीं पाए। हमारे बॉर्डर पे थोड़ी सी हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की, तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया। देर रात बॉर्डर पर हुई नापाक हरकत ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी। उस समय भी आसमान में ड्रोन चमकते नजर आए थे। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। बॉर्डर का कोना कोना छाना जा रहा है। पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका सर्वनाश तय है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे आरजेडी के सांसद वोटर्स को गाली देते हुए नजर आए। आरजेडी सांसद ने हार का ठीकरा अपनी जनता पर ही फोड़ दिया। कैमरे में कैद आरजेडी नेता सुरेंद्र मेहता तब आग बबूला हो गए जब लोगों से उनकी हार के बारे में पूछ लिया गया। भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। लोग दे दिया उसको, टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000। ज्यादा खाली ठीक है सर, अगर क्या करिए तो उसी क्या करते भाई। इस गांव से ठीक गांव का नाम लिया। आरजेडी सांसद सुरेंद्र मेहता का गुस्सा तब भड़का जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने उसे वोटिंग के बारे में चर्चा शुरू कर दी। बता दें कि बिहार की जहानाबाद से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में दक्षिण भारत के एक नेता की चर्चा काफी तेज हो गई है। ये नेता हैं बीजेपी के अन्नामलाई, जिनको लेकर राज ठाकरे ने ऐसा बयान दिया कि सियासत गर्मा गई।
रविवार की शाम मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार किया और यहीं पर राज ठाकरे ने तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का जिक्र किया। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू मधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध है इथे याचा? मुंबई से हमला हुआ तो अन्नामलाई ने भी चेन्नई से जवाब दिया। விவசாயியுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாதிச்சேன்। दरअसल अन्नामलाई ने एक चुनावी भाषण में कहा था कि मुंबई कोई महाराष्ट्र का शहर नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। इसी के चलते अन्नामलाई बिहार की सियासत में चर्चा का मुद्दा बन गए हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से, जहां पर हाईवे पर सिलेंडर लदे पिकअप में आग लग गई और आग लगने के बाद एक वहां सिलेंडर फटने लगे। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से यहां चीख पुकार लोगों की साफ सुनी जा सकती है। जिस तरह से धमाका हुआ, ये पिकअप जिसमें सिलेंडर लदे हुए थे और एक के बाद एक सिलेंडर फटते चले गए। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई, काफी पीछे ही गाड़ियां रुक गई इन धमाकों को देखकर। रुको सिलेंडर देखो तो अभी थोड़ा बेंगलुरु में 3 जनवरी को हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत आग से दम घुटने की वजह से नहीं बल्कि शर्मिला की हत्या की गई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि शर्मिला की मौत के पीछे पड़ोस में रहने वाले 18 साल के एक पीयूसी छात्र का हाथ है। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात 18 साल का लड़का खिड़की के रास्ते शर्मिला के फ्लैट में घुसा था। उसने शर्मिला के साथ जोर जबरदस्ती की थी, लेकिन जब शर्मिला ने यौन संबंध बनाने से इनकार किया तो आरोपी ने शर्मिला का मुंह नाक दबा लिया और दम घुटने तक दबाए रखा। जब शर्मिला की मौत हो गई तो उसने फ्लैट में आग लगा दी ताकि सबको ये लगे कि शर्मिला की मौत आग से उठने वाले धुएं की वजह से दम घुटने से हुई है। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर दिया। PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು। पुलिस ने पहले शर्मिला की मौत को हादसा माना था, लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को हत्या की धारा में बदल दिया है। पुलिस और भी सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि वो हत्याकांड की तह तक जा सके। यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर बमबाजी की घटना सामने आई। वहां 3 बम धमाकों से धूमनगंज इलाके में दहशत फैल गई। अब पुलिस ने बमबाजी करने वाले शख्स की सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश शुरू कर दी है। बम धमाके की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गली में आए एक बदमाश ने एक साथ 3 बमों की वर्षा कर दी। धमाके की आवाज सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गया। बम फेंकने वाला बदमाश मौके से फरार हो गया। लोग घरों से बाहर निकल आए तो देखा गली खाली पड़ी थी। ये पूरा मामला धूमनगंज इलाके के टीवी नगर का है, जहां बम धमाके की घटना पहले भी हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाश की तलाश में जुटी है। माना जा रहा है ये बम धमाके इलाके में दहशत फैलाने के लिए किए गए, लेकिन बार बार एक ही घर पर बम फेंकने की घटना से परिवार दहशत में है। लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, यहां सब चंगा है। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है, अब तो यूपी में सब जगह चंगा है। हर व्यक्ति खुशहाल है, अपने कारोबार में लगा है, सुरक्षित माहौल में रह रहा है। अब चिंता काहे की, हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लिप्त है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। साल 2026 की शुरुआत में भारत के अंतरिक्ष मिशन को बड़ा झटका लगा है। सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने PSLV C-62 रॉकेट लॉन्च किया था, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही बुरी खबर सामने आ गई। सुबह इसरो का PSLV C-62 रॉकेट 15 सैटेलाइट्स लेकर उड़ा तो इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरा देश वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर झूम उठा। S-139 मोटर एंड बोथ स्ट्रैप-ऑन्स इग्नाइट। लेकिन कुछ ही देर बाद वो खबर आई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से जानकारी दी गई कि अन्वेषा सैटेलाइट ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका। तीसरे स्टेज में दिक्कत आई और रॉकेट दिशा भटक गया। End of the third stage, we are seeing little more disturbance in the vehicle roll rates. We are analyzing the data.
फिलहाल अंतरिक्ष एजेंसी डेटा का एनालिसिस कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि गड़बड़ी आखिर कहां हुई। वहीं इसरो के चीफ वी नारायणन ने अभी तक इस मिशन को न तो सफल और न ही फेल घोषित किया है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उनके निशाने पर ठाकरे बंधु रहे, जिनका रिश्ता नीतीश राणे ने पाकिस्तान से जोड़ दिया। नीतीश राणे की जुबान पर इन दिनों सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा छाया है, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान की भी चुनावी एंट्री करवा दी। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है। हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अफवाह पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है। नीतीश राणे ने विरोधियों को वोट देने का मतलब भी बताया। उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अफवाह को वोट, इतना आप समझ लेना चाहिए। अब विरोधी कह रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों को जमीनी मुद्दों से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ जनता को बरगलाना जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बेकाबू ट्रक का तांडव देखने को मिला, जब इस ट्रक ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को रौंद डाला। आरोप है कि ड्राइवर नशे में ट्रक चला रहा था। सड़क पर ट्रक अपनी ही धुन पर सवार था। उसके सामने जो आया, जहां आया वो कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। वो तो तब रुका जब टकराते टकराते उसका पहिया एक गड्ढे में जा गिरा, नहीं तो न जाने वो अभी कितनी और गाड़ियों को अपना शिकार बनाता। टूटी फूटी इन गाड़ियों की हालत देखिए। सभी गाड़ियों का नक्शा बदल चुका है, कोई कहीं से टूटी है तो कोई कहीं से। कई गाड़ियां तो नालियों में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर न सिर्फ तेज रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था, बल्कि वो नशे में टल्ली भी था। राहत की बात रही कि ट्रक ड्राइवर की टक्कर से किसी को चोट नहीं आई। बड़ी खबर बिहार से, जहां पूर्णिया में बदमाशों ने अगवा कर एक युवती से गैंगरेप किया है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। तो बिहार के पूर्णिया से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने एक युवती को पहले अगवा किया और उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव हुए हैं तो हिंसा जरूर हुई है। वैसा ही माहौल इस बार भी चुनाव से पहले बनने लगा है। अभी चुनाव की डेट आई तक नहीं कि मारपीट की बातें शुरू होने लगी हैं। बंगाल में इस बार चुनाव में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन चुनाव से पहले टीएमसी विधायक अरुणाब सेन ने बीजेपी नेताओं को जिंदा गाड़ने की धमकी देकर सियासी तपिश जरूर बढ़ा दी। चोर छेच्चोरরা বিজেপি করবে, চুল্লু ব্যবসায়ীরা বিজেপি করবে, আর চুরি ছিনতাই তো দূরের কথা। हावड़ा के बगनान से टीएमसी विधायक अरुणाब सेन की धमकी आई तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि हार के डर से टीएमसी के गुंडे हिंसा और आतंक का सहारा ले रहे हैं। 2026 में ये लड़ाई बंगाल बनाम टीएमसी के महाजंगल राज के बीच होगी। लोकतंत्र के लिए अच्छा तो यही है कि सियासी लड़ाई जनता की उम्मीदों और मुद्दों की पिच पर हो, लेकिन बंगाल का जिस तरह से चुनावी रक्त रंजिश इतिहास है, उसमें शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होना बड़ा मुश्किल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गली मोहल्लों में जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी बदमाशों के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इसी बात की गवाही देती तस्वीरें सामने आई। वो बाइक से आए और आते ही कार में तोड़फोड़ मचा दी। रात करीब 10 बजे जब सर्द मौसम में लोग अपने घरों में थे, तब बदमाश 2 बाइकों में बैठकर आए। वो 6 लोग थे, जिसमें से 4 बाइक से उतरे। नकाब पहने ये बदमाश अपने साथ ईंट पत्थर लेकर आए थे। आते ही इन्होंने सीधे कार पर अटैक बोल दिया और रफू चक्कर हो गए। जैसे ही इन 4 बदमाशों ने कार के शीशे तोड़े, आवाज सुन बगल के घर से एक व्यक्ति बाहर आए, लेकिन जब तक वो कुछ समझते, कुछ करते, इन बदमाशों को पकड़ते, तब तक वो भाग चुके थे। भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अद्भुत तस्वीर गुजरात के गांधीनगर से आई। दोनों नेता पहले साबरमती आश्रम पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर काइट फेस्टिवल में भी शामिल हुए। गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर का धूमधाम से स्वागत हुआ। काइट फेस्टिवल में पहुंचे पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ने वहां लगे स्टॉल पर घूम कर तरह तरह की पतंगों को देखा और उनसे बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पतंगबाजी करने ग्राउंड में पहुंचे। खुली गाड़ी में सवार होकर दोनों नेता पतंग उड़ाने लगे। पतंग के मांझे में भारतीय और जर्मनी का राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था।
दोस्ती का ये पतंग आसमान में लहराता हुआ दिखाई दिया। इस पतंगोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज ने घूम घूम कर सभी का उत्साह बढ़ाया। पतंग उड़ने से पहले पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर साबरमती आश्रम गए थे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और आश्रम में लगी तस्वीरों को माला चढ़ाई। इसके बाद सूत काटते चरखे को देखा। एक महिला चरखा चलाकर सूत काट रही थी। जर्मनी के चांसलर ने विजिटर बुक में संदेश लिखा। पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ने कई समझौते पर भारत जर्मनी की दोस्ती का नया अध्याय शुरू किया। दोनों देशों के बीच 10 क्षेत्रों में 19 समझौते और 8 घोषणाएं की गई हैं। वहीं रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है। रक्षा और सुरक्षा को लेकर कई डील हुई हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था, सबसे महत्वपूर्ण समझौता क्रिटिकल मिनरल और सेमीकंडक्टर को लेकर हुआ। ट्रेडिशनल मेडिसिन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, एजुकेशन, साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में भी कई अहम समझौते हुए हैं। आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया। और सबसे बड़ी बात, 40 साल बाद नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के निर्माण पर सकारात्मक चर्चा हुई और जल्द ही इस पर डील होने की भी उम्मीद है। बातचीत सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। पीएम मोदी ने आतंकवाद और वैश्विक शांति के मुद्दों पर भी जर्मन चांसलर के साथ चर्चा की और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा, भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी। पीएम मोदी ने रक्षा व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त किया और द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी की सराहना की। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और जर्मनी रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर भी काम करेंगे। इधर ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने ममता बनर्जी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि 8 जनवरी को जब कोलकाता में आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, तब जांच में बाधा डाली गई। ईडी ने सबूतों से छेड़छाड़ और डिजिटल उपकरण को जबरन ले जाने के आरोप भी लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि छापे के दौरान सीएम ममता पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। ईडी के अधिकारियों ने जो दस्तावेज जब्त किए थे उन्हें छीना गया। आरोप है कि इस दौरान अधिकारियों के लैपटॉप छीन लिए गए और उन्हें धमकाया गया। ईडी ने इसे चोरी, लूटपाट, डकैती और सबूतों से छेड़छाड़ का मामला बताया है। जांच एजेंसी का तर्क है कि सीएम ममता बनर्जी राज्य की गृह मंत्री भी है, इसलिए ईडी पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने नहीं गई। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सर्वोच्च अदालत सीबीआई को केस दर्ज करने को कहे। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पूछा कि जिस चीन ने युद्ध के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ व्यापार क्यों हो रहा है। ओवैसी महाराष्ट्र के जालना में चुनाव प्रचार कर रहे थे और वहीं से उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल डाला। बीजेपी के लोग अब चाइना से कह रहे हैं कि आके पैसा लगाओ भारत में। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस बीजेपी से, क्या ये आपकी देशभक्ति है? वो चाइना जिसने हमारी फौज पर हमला किया, पाकिस्तान की हथियारों से मदद की, क्या ये आपकी देशभक्ति है? अगर ये देशभक्ति है तो ओवैसी तुम्हारी देशभक्ति को झूठा कहता है, झूठा मांगता है। ओवैसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार भारत का मजाक उड़ाया, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार चुप बैठी रही। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज से सैर का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ये कहना है दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का, जो नवी मुंबई में क्रूज निर्माण के काम का जायजा लेने पहुंचे थे। ये वही क्रूज है जो बहुत जल्द दिल्ली की यमुना नदी में तैरता दिखाई देगा। फिलहाल इसका निर्माण नवी मुंबई में किया जा रहा है। क्रूज बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इसका काम आखिरी चरण में है और 20 जनवरी को ये क्रूज नवी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। ये वो क्रूज है जिसको जो है यमुना में शुरू किया जाएगा। सोनिया विहार से लेकर जगतपुर विहार जो है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का पैच है, वहां पर ये पूरा क्रूज चलेगा। 30 लोगों के यहाँ पर आराम से बैठने की कैपेसिटी इसमें है। दिल्ली पहुँचने के बाद इस क्रूज में इंजन, सीटें और दूसरे जरूरी सामान फिट किए जाएंगे। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों को क्रूज की सौगात देंगी।
कपिल मिश्रा के मुताबिक इस क्रूज में 40 लोगों के बैठने की जगह होगी। यमुना के इस क्रूज का एक फेरा 1 घंटे का होगा। इसके संचालन के लिए सोनिया बिहार में जेट्टी तैयार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि क्रूज का संचालन वजीराबाद से किया जाएगा। मेरे को लगता है कि नकारात्मक राजनीति करने वालों को सकारात्मक चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं, तो वो चुल्लू भर पानी में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ यमुना में अपार संभावनाएं हैं और क्रूज़ केवल इसकी एक शुरुआत है। हम वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की योजना यमुना में क्रूज सेवा के साथ दूसरे वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भी है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।